नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यम त्रिपाठी। आप लोगों के सामने मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से रिलेटेड आपके सीटेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उससे रिलेवेंट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। आज के इस सीरीज़ में हम 70 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इसमें हम खास तौर पे मैस्लो, वाटसन एवं ठंडाई के क्वेश्चन सीरीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे साथियों। तो आप लोग कापी कलम लेकर के बैठें और हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे और आप उसके की पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। देखिए, हम इसके पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी मनोविज्ञानी का अग्रदूत माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका बीएफ स्किनर, दूसरा ऑप्शन है जेबी वाटसन, तीसरा ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो और चौथा ऑप्शन है आपका ठंडाइक। तो आपको बताना साथियों इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखिए साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है अब्राहम मैस्लो, ये वाला ऑप्शन क्या है साथियों? करेक्ट है। अब इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं। देखिए, अब्राहम मैस्लो कौन थे साथियों? अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, जिसे इनको मानवतावादी का जनक माना जाता है। उन्होंने व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद के विरोध में इस सिद्धांत को दिया था, जिसे मनोविज्ञान का तीसरा यानी थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। और सिद्धांत में मानव की आंतरिक क्षमता, स्वतंत्र इच्छा और आत्मविश्वास पर जोर दिया था साथियों। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आप लोगों को बताना साथियों, मैस्लो का जो आवश्यकता का पदानुक्रम है उसमें कुल कितने स्तर इन्होंने बताए हैं और नीचे से ऊपर स्तरों के नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने साथियों। तो चलिए बताइए। देखिए साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए साथियों। आपके अब्राहम मैस्लो ने कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए। देखिए, सबसे पहले मैस्लो ने सन 1943 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था साथियों? ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन था साथियों। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इन्होंने मानव की आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने 5 स्तर बताए थे और नीचे से ऊपर की ओर को क्रम को बताया था। ठीक है साथियों, तो इन्होंने 5 स्तर बताए थे और 5 स्तर कौन कौन थे? पहला स्तर था आपका सामाजिक आवश्यकता। दूसरा स्तर क्या था साथियों? पहला स्तर था शारीरिक आवश्यकता। दूसरी स्टेप थी इनकी सुरक्षा की आवश्यकता और तीसरी स्टेप क्या थी? आपकी सामाजिक आवश्यकता। और चौथी स्तर क्या थी इनकी? सम्मान की आवश्यकता। और 5वीं स्तर इनकी क्या थी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। देखिए, अब इसको हम आपको बताएंगे। देखिए, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है तो उसको सबसे पहले क्या होता है? रोटी और कपड़े की आवश्यकता होती है। उसके हिसाब से देखी जाए तो उसको शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसको जब वो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए क्या करता है कि कुछ ना कुछ अपने लिए घर बनाता है, तो आपका सुरक्षा की आवश्यकता हो जाती है। और जब उस सोसाइटी में रहता है तो सामाजिक कार्यों को भी ध्यान देता है कि हमको ये काम करना चाहिए जिससे समाज हमको कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी समझे, तो समाज की आवश्यकता हो जाती है। और जब समाज में कुछ अच्छा करता है तो उसके अंदर क्या होती है? सम्मान पाने का भी अधिकारी हो जाता है। और लास्ट में जब सम्मान पा जाता है, जब वो मरने के समय पे होता है, तो वो सोचता है कि मेरी आत्मा जो है स्वर्ग में जाए, तो उसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है साथियों। तो इस हिसाब से उन्होंने 5 स्तर बताए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये मैंने बताया है मैस्लो के पिरामिड में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता सबसे निचला और प्रथम आवश्यकता है। तो आप लोगों को साथियों बताना है कौन सी आवश्यकता है। देखिए साथियों, मैस्लो के पिरामिड के हिसाब से देखा जाए तो इसका सबसे निचला स्तर कौन सा है साथियों। सबसे प्रथम स्तर यानी आपका क्या है, शारीरिक आवश्यकता, यानी आप क्या कह सकते हैं आपका शारीरिक आवश्यकता सबसे आपका प्रथम स्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैस्लो के अनुसार मानव विकास का सर्वोच्च और अंतिम चरण कौन सा है साथियों। पहला आपका प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता, और बी ऑप्शन है आत्मसिद्धि यानी आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता, और तीसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान की आवश्यकता, और लास्ट ऑप्शन दिया है सुरक्षा की आवश्यकता। तो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया साथियों कि अब्राहम मैस्लो ने आपके मानव विकास से रिलेटेड कितने स्तर बताए थे, 5 स्तर बताए थे। और सबसे पहला स्तर जो था उसमें शारीरिक आवश्यकता थी, और सबसे ऊपर वाली जो आवश्यकता 5वें लेवल की जो आवश्यकता थी वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ये 5वां स्तर है साथियों, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि इसका अर्थ है कि अपनी पूर्ण आंतरिक क्षमता को पहचानना और उसे प्राप्त करना। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे, कम प्रतिशत के लोग ही होते हैं जो इस स्तर तक क्या होते हैं साथियों, पहुंच पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन्होंने 5वां क्वेश्चन का है, भूख, प्यास, नींद और काम यौन आवश्यकता किस श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों। तो आप लोगों को बताना है विकास की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता या मेटा आवश्यकता। तो इसमें से किसके अंतर्गत आती है साथियों, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों क्या हो जाएगा, सही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, शारीरिक आवश्यकता, यानी आदमी को शरीर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होती है। आदमी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और नींद भी लगती है, और काम यौन की भी क्षमता उसके अंदर जागृत होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए इसमें जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी जैसे जैविक ज़रूरतें जैसे भूख, प्यास, आपको हवा, भोजन, पानी, नींद यानी कामुकता सभी शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा किस स्तर की आवश्यकता को पूरा करते हैं। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय और चतुर्थ स्तर, यानी आपको स्तर का नाम याद होना चाहिए। प्रथम स्तर कौन सा है साथियों, प्रथम स्तर है आपका शारीरिक आवश्यकता, द्वितीय स्तर क्या है साथियों, सुरक्षा की आवश्यकता, तृतीय स्तर क्या है, सामाजिक आवश्यकता, और चतुर्थ स्तर क्या है। देखिए साथियों सॉरी, प्रथम स्तर आपका है शारीरिक आवश्यकता, द्वितीय स्तर है सुरक्षा की आवश्यकता, तृतीय स्तर है आपका सामाजिक आवश्यकता, और चतुर्थ आपका क्या है, क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका शारीरिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य बीमा के स्तर के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। देखिए जो द्वितीय स्तर होता है साथियों, जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आदमी अपने नौकरी की सुरक्षा, कब सुरक्षा, देखिए यहाँ पे सुरक्षा शब्द ही ऐड है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, स्वास्थ्य बीमा आदमी क्यों कराता है, अपनी सुरक्षा के लिए ही कराता है कि अगर जो एक्सीडेंटल कोई केस हो जाए तो उसके सुरक्षा किए गए धनराशि उसके फैमिली के काम आ सके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। मित्रता, परिवार और सामाजिक समूह मैस्लो के पदानुक्रम में किस आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और ऑप्शन नंबर डी दिया संज्ञानात्मक आवश्यकता। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। देखिए साथियों इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता यह मैस्लो का तीसरा स्तर है। जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है तो उसे समाज में रिश्ते बनाना, दोस्ती, प्यार, परिवार
और किसी भी समूह का हिस्सा बनना चाहता है तो इसे क्या कहते हैं, सामाजिक आवश्यकता। यानी आप इसको कह सकते हो प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता को क्या कह सकते हो, तीसरे स्तर को इसको सामाजिक आवश्यकता कह सकते हो। देखिए पहला शारीरिक है, दूसरा क्या है सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरा क्या है सामाजिक आवश्यकता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैस्लो के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता यानी डी नीड्स में कितने बुनियादी स्तर शामिल हैं, शुरुआती 2 स्तर, शुरुआती 3 स्तर, शुरुआती 4 स्तर या सभी 5 स्तर। तो इसमें से न्यूनतम आवश्यकता में कौन से कितने बुनियादी स्तर शामिल है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कुल मिला जुला के साथियों इसमें डी नीड्स में आपके 4 स्तर शामिल हैं, शुरुआती 4 स्तर शामिल है साथियों। अब इसको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से। देखिए सबसे पहले क्या है, जो बुनियादी शुरुआती 4 स्तर हैं वो शारीरिक आवश्यकता है, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरा क्या है सामाजिक आवश्यकता यानी प्रेम और अपनेपन का आवश्यकता, और चौथा क्या है साथियों सम्मान की आवश्यकता। यानी डी नीड्स को कह सकते हैं साथियों डिफेंसी नीड्स या न्यूनता की आवश्यकता कहा जाता है, क्योंकि इसके ना मिलने पर व्यक्ति में कमी या बीमारी की भावना क्या होती है, पैदा हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किस आवश्यकता में बी नीड्स यानी बीइंग नीड्स किस चरण द्वारा दर्शाई जाती है। तो साथियों इसको डी नीड्स बी नीड्स आपको बाकायदा याद रखना होगा। देखिए पहला सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा सम्मान की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, और चौथा क्या है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो आप लोगों को बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखिए साथियों बी नीड्स जो होता है आपका आत्मसिद्धि वाला जो ऑप्शन होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। अब इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। सॉरी। देखिए साथियों सर्वोच्च स्तर यानी आत्मसिद्धि को बी नीड्स यानी बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड्स कहा जाता है। यह किसी कमी के कारण नहीं होता बल्कि व्यक्ति के भीतर छुपी संभावनाओं को निखारने और उसके व्यक्तित्व का विकास करने में उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायक होती है। इस हिसाब से देखा जाए आपकी जो बी नीड्स होती है साथियों आत्मसिद्धि में होती है, आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरों से प्रतिष्ठा पहचान और सम्मान प्राप्त करने की इच्छा किससे संबंधित है, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता या उत्तरजीविता की आवश्यकता। तो साथियों आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए ऑप्शन बी जो है सेल्फ स्टीम नीड्स जो होता है साथियों वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आत्मसम्मान, दूसरों से आप प्रतिष्ठा और पहचान कब पाएंगे, जब आत्मसम्मान की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पदानुक्रम के चौथे स्तर में आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता यानी स्टीम नीड्स होती है। इसे व्यक्ति समाज में अपनी विशिष्ट पहचान, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति और दूसरों से आदर पाने की इच्छा रखता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने बताया था अब्राहम मैस्लो किसके जनक माने जाते हैं साथियों। तो देखिए मानव से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कामों और परिप्रेक्ष्यों को रखें तो इनको क्या कहा जाएगा, मानवतावादी। क्या कहा जाएगा साथियों, मानवतावादी। और संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य आपको पता है और मनोविश्लेषण के बारे में भी पता है। देखिए जो सिगमंड फ्राइड थे वो कौन थे, वो कौन से थे, वो मनोविश्लेषणवादी थे। और आपके संज्ञानात्मक से रिलेटेड कौन थे, आपके जीन पियाजे महोदय थे मानवतावादी से। आपके कौन थे, मानवतावादी से। अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अब्राहम मैस्लो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। मैस्लो का मानना था साथियों कि मनुष्य मूल रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जन्मजात प्रेरणा होती है, इसलिए उनका अभिप्रेरणा मॉडल पूरी तरह से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो चलिए ने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं साथियों। मैस्लो के अनुसार किस व्यक्ति को आत्मसिद्धि के चरण तक पहुंचने से क्या रोका जाता है। तो बुद्धि की कमी, निचले स्तर की आवश्यकता पूरा न होना, अनुमानसिक कारण या आयु की सीमा है। तो आप लोगों को बताना है
कि मैस्लो के अनुसार किस व्यक्ति में आत्मसिद्धि के चरण तक पहुंचने से क्या रोकता है? तो बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना साथियों। देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं बता भी देता हूँ साथियों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैस्लो के सिद्धांत में मुख्य शर्त यह है कि जब तक व्यक्ति क्या करता है, अपने निचले स्तर की आवश्यकता, जैसे आपका शारीरिक आवश्यकता हो गया जिसके अंतर्गत भोजन या हवा, पानी आदि की जो आवश्यकता होती है वो नहीं पूरा कर पाएगा, और सुरक्षा जैसे मकान हो गया या स्वास्थ्य बीमा हो गया, इस तरीके का। और चौथा जो स्तर होता है समाज में जो मान सम्मान होता है, अगर संतोषजनक रूप से उसको पूर्ति नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति उच्च स्तर यानी आत्मसिद्धि की ओर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है साथियों। तो लास्ट स्टेप आपका क्या होता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को अपने निचले स्तर जैसे शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, और उसके बाद में क्या है सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, तब लास्ट में कहीं पे जाकर के व्यक्ति आपका कहाँ पे पहुँचता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता पर पहुँचता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैस्लो ने प्रस्तावित किया कि मानवीय प्रेरणा किसके पद अनुक्रम पर आधारित है? पुरस्कारों के, दंडों के, या मानवीय आवश्यकताओं के, या प्रतिवर्तों के? तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। देखिए साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ह्यूमन नीड्स, यही करेक्ट होगा। मानवीय आवश्यकताओं के। देखिए मैस्लो का मानना था साथियों कि हमारी प्रेरणा या हमारी मोटिवेशन हमारी अधूरी मानवीय आवश्यकता से तय होती है, जो एक एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप में जागृत होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या है, आपको शारीरिक आवश्यकता की ज़रूरत है, उसके अंतर्गत आपको रोटी कपड़ा की आवश्यकता हो गई, यानी भूख आपको लगेगी, आपके शरीर से रिलेटेड है। प्यास आपको लगेगी, आपके शरीर से रिलेटेड है। फिर उसकी आवश्यकता के बाद में ये होगा कि हमको रहने के लिए कुछ ना कुछ संसाधन की आवश्यकता है, यानी आपको सुरक्षा की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी। और जब सुरक्षा की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ी साथियों, तो उसके आगे एक स्टेप आपका और बढ़ जाता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि एक पद अनुक्रम के बाद दूसरा पद अनुक्रम उसके श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध तरीके से लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसिद्धि का अर्थ क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है अमीर या प्रसिद्ध होना, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना, समाज की सेवा करना, एक मजबूत अहम विकास करना। तो साथियों आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना। तो देखिए अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना, आत्मसिद्धि का सीधा अर्थ यह है साथियों कि एक व्यक्ति जो बनने के योग्य है वही क्या करता है? अपनी योग्यताओं और अपनी छुपी हुई प्रतिभा के उच्चतम स्तर का उपयोग कर पाता है और आत्मसिद्धि के स्तर तक पहुंच पाता साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। किस आवश्यकता में अहम यानी ईगो नीड्स के रूप में भी जाना जाता है? सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या शारीरिक आवश्यकता? तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। देखिए जो ईगो नीड्स होता है वो सम्मान की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति, तीसरा आपका जो स्तर होता है सम्मान की आवश्यकता होती है। चौथा स्तर होता है आपका, हाँ तीसरा स्तर होता है साथियों सम्मान की आवश्यकता। इसके अंतर्गत जैसे कोई आदमी कोई क्या है अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया तो उसके अंदर क्या हो जाती है? अहम की भावना उत्पन्न होने लगती है अदर के अपेक्षा। देखिए आपका आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता को ईगो कहते हैं, अहम की आवश्यकता भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति अहंकार, शक्ति, भावना, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्ममूल्य से जुड़ी होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को चित्र बनाना चाहिए, और एक कवि को लिखना चाहिए। यह कथन दर्शाता है सामाजिक दायित्व को, आत्मसिद्धि को,
वित्तीय आवश्यकता को या साथियों का दबाव। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। देखिए जो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक संगीतकार गाना कब गाएगा, जब उसको अंतरात्मा उसकी अभिप्रेरणा देगी तब गाएगा। एक चित्रकार चित्र कब बनाएगा, जब उसकी अंतरात्मा क्या करेगी साथियों, अब प्रेरणा देगी। एक कब लिखेगा, कब, जब उसकी अंतरात्मा उसको अब प्रेरणा देगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को चित्र बनाना चाहिए, यह सब आत्मसिद्धि के कारण होता है। अब्राहम मिस्लो एक प्रसिद्ध कथन है, यह दर्शाता है, यह अब्राहम मैस्लो का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो वह उसी क्षेत्र के चरम पर पहुंच जाता है जिसके लिए वह बना है और जो आत्मसिद्धि का परिचायक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मसिद्धि व्यक्ति की विशेषता नहीं है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, सृजनात्मक, अत्याधिक पारंपरिक और रूढ़िवादी व्यवहार, या ऑप्शन नंबर डी है स्वयं और दूसरों की स्वीकृति। तो आपको बताना है कि आत्मसिद्धि व्यक्ति की विशेषता नहीं है साथियों। तो इसमें से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अत्यधिक पारंपरिक और रूढ़िवादी व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए इसमें आत्मसिद्धि व्यक्ति के रूढ़िवादी या लकीर से फकीर नहीं होते हैं, वह स्वतंत्र विचारक, सृजनात्मक और लचीले और यथार्थवादी होते हैं। अतः रूढ़िवादी व्यवहार उनकी विशेषता नहीं होती है। देखिए रूढ़िवादी शब्द आपका वैसे भी निगेटिव है साथियों, तो ये आपकी उसकी विशेषता आत्मसिद्धि की नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। मैस्लो के आवश्यकताओं के सिद्धांत के अक्सर किस आकार में दर्शाया गया है। देखिए मैस्लो का जो आपका स्तर है उसको किस में दर्शाया गया साथियों, वृत्त में, पिरामिड में, आव्यूह में या रैखिक ग्राफ में। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है साथियों। देखिए साथियों इसमें पिरामिड क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए इस तरीके से इनका जो पिरामिड बनता है साथियों, इस तरीके से बनता है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा और पांचवा स्तर आपका शामिल होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये आपका क्या होगा, पिरामिड हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव अस्तित्व के लिए बुनियादी जैविक आवश्यकताओं को कहा जाता है सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता या विकास की आवश्यकता। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शारीरिक आवश्यकता करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, शारीरिक आवश्यकता करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैविक आवश्यकता है जैसे हवा, पानी, भोजन, जिसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, उसे शारीरिक आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। किस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्था, पूर्व नियमितता और नियंत्रण चाहता है, शारीरिक स्तर, सुरक्षा स्तर, सम्मान स्तर या सामाजिक स्तर। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा स्तर होगा। देखिए साथियों इसमें जो सुरक्षा का स्तर होता है वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सुरक्षा का स्तर क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए जीवन की स्थिरता, कानून व्यवस्था, काम में निरंतरता और अप्रत्याशित खतरों से बचाव की चाहत सुरक्षा के स्तर पर आता है, जो सबसे अधिक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके दूसरे भाग पे आते हैं। देखिए जे.बी. वाटसन जो आपके व्यवहारवादी आपके मनोवैज्ञानिक थे, उनके कुछ क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं साथियों। तो ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे ज़रूर करें। देखिए व्यवहारवाद के औपचारिक संस्था के रूप में किसे माना जाता है, व्यवहारवाद के औपचारिक संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। देखिए आपका इवन पावलोव, बी.एफ. स्किनर, जे.बी. वाटसन या ठंडाक। तो आपको बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है।
देखिए साथियों, इसमें जो जे.बी. वाटसन है उन्हीं को माना गया है। किसको माना गया साथियों? जे.बी. वाटसन। देखिए इनका पूरा नाम था जॉन ब्रांडसन वाटसन, को व्यवहारवाद का औपचारिक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने विज्ञान को मन या चेतना का विज्ञान ना मान करके केवल व्यवहार का विज्ञान माना है। देखिए मन और चेतना का इन्होंने विज्ञान नहीं माना है, आपका मनोविज्ञान को इन्होंने व्यवहार का ही विज्ञान माना है। तो आपके व्यवहारवाद के जो औपचारिक संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं? बी.एफ. स्किनर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, जे.बी. वाटसन ने अपना प्रसिद्ध व्याख्यान व्यवहारवादी दृष्टिकोण से मनोविज्ञान, यानी आप इसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, तो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? देखिए यूपी टेट क्वेश्चन में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो किताब के नाम और उसके सन का प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है। तो 1913 क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। 1913 क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। देखिए सन 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में वाटसन ने एक व्याख्यान दिया था, बाद में एक लेख के रूप में छापा जिसे आपका साइकोलॉजिकल एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट्स के नाम से इसे क्या किया था? व्यवहारवादी घोषणा पत्र भी, यानी आपके बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो भी इसे कहा जाता है। इसी को आपका व्यवहारवाद का औपचारिकता का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था साथियों। तो 1913 था इसका, और किताब का भी नाम साथियों आपको याद रखना है। देखिए ये कथन किसका है साथियों? तो आप लोगों को बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा होगा। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो और मैं गारंटी देता हूं कि मैं किसी को भी यादृच्छिक रूप से चुनकर उसे किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ बना सकता हूं। यह प्रसिद्ध घोषणा किसकी थी साथियों? तो आप लोगों को बताना है थर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर, जे.बी. वाटसन या जीन पियाजे। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध कथन था साथियों, ये जे.बी. वाटसन का था। जे.बी. वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो बच्चा आपका जिस चीज़ में विशेषज्ञ, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी चीज़ बनना चाहता है, तो मैं उसे बना करके दे दूंगा। तो यह कथन आपका किसका था साथियों? जे.बी. वाटसन महोदय का था साथियों। तो देखिए यह मनोवैज्ञानिक के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध कथन था, जे.बी. वाटसन ने दिया था। इसके माध्यम से वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि बच्चों में विकास में आनुवांशिकता का कोई महत्व नहीं है, बल्कि पर्यावरण और अनुबंधन से ही उसे बनाया जा सकता है। यानी इन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में अपना सिद्धांत दिया था व्यवहार से रिलेटेड, तो उनका मानना था कि आनुवांशिकता का कोई रोल नहीं होता है। जो भी रोल होता है आपका वातावरण, यानी आपके बच्चे का वातावरण और उसके अनुबंधन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। जे.बी. वाटसन ने किस शिशु को अपना सबसे विवादास्पद शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किया था? तो उस शिशु का नाम बताना साथियों। लिटिल अल्बर्ट, लिटिल हंस, पीटर, अन्ना ओ। तो आप लोगों को बताना इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जिसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था वो कौन था? लिटिल हंस था। कौन था साथियों? लिटिल हंस था, सॉरी ये लिटिल अल्बर्ट था साथियों। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वाटसन ने 11 महीने के एक बच्चों पर प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था साथियों? लिटिल अल्बर्ट था। और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने इंसानों के संवेगों जैसे डर के अनुबंधन को सिद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे लिखा है लिटिल अल्बर्ट प्रयोग में डर पैदा करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपन, यानी यूजीसी, यानी आप इसको कह सकते हो अनकंडीशनड स्टिम्यूलेट के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो एक सफ़ेद चूहा, एक तेज खड़खड़ाहट भरी आवाज़, एक जलता हुआ अखबार, एक मुखौटा, किसका प्रयोग किया था साथियों? लिटिल अल्बर्ट को डर पैदा करने के लिए इन्होंने यूसीएस के रूप में किसका प्रयोग किया था? तो आपको बताना साथियों। देखिए इन्होंने किसका प्रयोग किया था साथियों? ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी एक तेज खड़खड़ाहट भरी आवाज़ का प्रयोग किया था जिसके द्वारा बच्चे के अंदर क्या हुआ था? डर की भावना उत्पन्न हो गई थी। देखिए प्रयोग में जब अल्बर्ट सफ़ेद चूहे को छूता है तो वाटसन पीछे से एक लोहे
की छड़ पर क्या करते थे, हथौड़ा तेजी से मारते थे, जिससे एक डरावनी आवाज़ उत्पन्न होती थी और यह आवाज़ स्वाभाविक उद्दीपन यानी यूसीएस थी, जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता था, डर जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वाटसन ने मनोविज्ञान को कड़ाई से किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, आत्मा का, मन का, चेतना का या अवलोकन योग्य व्यवहार का। तो आप लोगों को बताना है जे बी वाटसन ने आपको मनोविज्ञान को कड़ाई के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे। देखिए इसका जो अवलोकन योग्य जो व्यवहार था, इससे इन्होंने रिलेवेंट किया था और इन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या बताया था साथियों, इन्होंने बताया था कि एक विशुद्ध वस्तुनिष्ठ विज्ञान जिसमें केवल क्या है, उसी चीज़ का अध्ययन होता है जो बाहर से दिखाई दे और जिसका मापन किया जा सके, यानी अवलोकन योग व्यवहार यानी ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का नाम इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते साथियों। जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के जांच के किस पद्धति को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, अवलोकन यानी अंतर्दर्शन, आत्मनिरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर डी है केस स्टडी। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें सही। देखिए साथियों इसमें जो ऑप्शन में आपका सही होगा, आपका जिसको इन्होंने क्या किया था, खारिज किया था, ये अंतर्दर्शन विधि यानी आपका अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण विधि को इन्होंने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। और खारिज क्यों किया था, वाटसन ने विलियम वुंड और टिट्सनर द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्दर्शन विधि को पूरी तरह से खारिज किया था, क्योंकि यह व्यक्ति परक था यानी सब्जेक्टिव था और इसमें लैब प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए क्या किया था इन्होंने, इसको अंतर्दर्शन विधि को जेबी वाटसन ने खारिज कर दिया था। और यह किसकी विधि थी साथियों, तो ये विलियम वुंड और टिट्सनर की विधि थी, अंतर्दर्शन विधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। लिटिल अल्बर्ट न केवल सफ़ेद चूहे से बल्कि सफ़ेद खरगोश, फारकोट और सांता क्लॉज के मुखौटे से भी डरने लगा। इस घटना को कहते हैं उद्दीपन विभेदीकरण, विलोपन या उद्दीपन सामान्यीकरण या स्वतः पुनर्प्राप्ति। तो आपको बताना है कि जब उन्होंने क्या किया था, सफ़ेद चूहे को जब अल्बर्ट नाम का बच्चा 11 साल का जो था छू रहा था, तो उन्होंने लोहे के राड से पीछे से हथौड़ा मार के एक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न की। इस पद्धति के कारण बच्चे के अंदर डर उत्पन्न हो गई और उसके कारण क्या हुआ, तो सफ़ेद खरगोश और फारगोट और सेंटा क्लॉज के मुखौटे से भी बच्चे के अंदर डर उत्पन्न होने लगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना वो कारण क्या था साथियों। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न। देखिए लिटिल अल्बर्ट न केवल सफ़ेद चूहे से बल्कि सफ़ेद खरगोश, फारगोट और सेंटा क्लॉज के मुखौटे से भी डरने लगा। इस घटना को क्या कहते हैं साथियों, इस घटना को कहते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण। जब कोई जीव अनुबंधित उद्दीपन यानी सफ़ेद चूहे के समान दिखने वाले अन्य उद्दीपन जैसे खरगोश, फारगोट या सेंटा क्लॉज के मुखौटे के प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, आपका उद्दीपन सामान्यीकरण यानी आपका उद्दीपन सामान्यीकरण कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाटसन के अनुसार मानव शिशुओं में 3 मौलिक बिना सीखे हुए जन्मजात संवेग कौन से हैं, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, भय, घृणा, हर्ष, चिंता, उदासी, भय। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा साथियों। देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्मजात बच्चों के अंदर भय, क्रोध और प्रेम होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर वाटसन का मानना था साथियों कि नवजात शिशु में केवल 3 ही जन्मजात संवेग होते हैं, जैसे भय यानी फियर, क्रोध एंगर और प्रेम यानी लव। बाकी सभी संवेग क्या होते हैं, वह वातावरण से सीखता है, यानी
FAL। ठीक है साथियों। तो अगला जो होता है इसका शॉर्ट ट्रिक जान लेंगे। FAL ये कहाँ से सीखता है साथियों, आपके टोटल मिला जुला के साथियों जो आपके संवेग होते हैं, कितने संवेग होते हैं, टोटल 6 संवेग होते हैं। कितने संवेग होते हैं साथियों, 6 संवेग होते हैं। ठीक है, तो आपके जो सीखता बच्चा FAL, यानी इसे शॉर्ट टर्म में आप याद रखेंगे कि बच्चों के अंदर जो आपका जो है संवेग होता है, 3 संवेग होता है जिसे FAL कहते हैं। FAL जन्मजात होता है। पहला होता है आपका फियर होता है, दूसरा क्या होता है एंगर होता है, तीसरा क्या होता है लव होता है साथियों। तो FAL इसका शॉर्ट ट्रिक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय दृढ़ता से इस बात पर जोर देता है कि वातावरण आनुवंशिकता से अधिक व्यवहार को आकार देता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और संरचनावाद। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है साथियों। तो देखिए साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद पूरी तरह से पर्यावरणवाद का समर्थक है। इसके अनुसार एक कोरी स्लेट होता है बच्चा क्या होता है साथियों, एक कोरी स्लेट होता है और पर्यावरण में ही अपने पूरी व्यवहार को क्या करता है, सीखने के लिए जिज्ञासु होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोरे कागज को टेबुला रासा भी कहते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर है JB वाटसन किस रूसी शरीर शास्त्री के अनुबंधन कार्य से अत्यधिक प्रभावित थे साथियों? तो ऑप्शन नंबर है ले वाइगोत्स्की, इवन पावलोव, अलेक्जेंडर लूरिया या आपका व्लादिमीर बेख्तेरेव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बताना है। देखिए साथियों, इसमें इवन पावलोव ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए इवन पावलोव जो थे वो रूसी शरीर शास्त्री थे और उनके अनुबंधन का जो था, एक उन्होंने अनुबंधन सिद्धांत दिया था साथियों। देखिए वाटसन रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता इवन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल जो कंडीशनिंग इन्होंने दिया था, उसके प्रयोग से बेहद क्या थे, प्रभावित थे। उन्होंने इसी सिद्धांत को इंसानी व्यवहार पर लागू किया था। किसने लागू किया था साथियों, JB वाटसन ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। व्यवहारवादी ढांचे में सार संबंधवाद क्या दर्शाता है? विषय अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, प्रणाली प्रतिक्रिया या संवेदना चिंतन। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया करेक्ट हो जाएगा साथियों। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए जो SR का अर्थ होता है आपका उद्दीपन, इस मतलब होता है उद्दीपन, और R से होता है रिस्पॉन्स। ठीक है साथियों। व्यवहारवाद के अनुसार वातावरण में मौजूद उद्दीपन व्यक्ति की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और इन दोनों के बीच संबंध ही अधिगम है। क्या है साथियों, संबंध ही अधिगम कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। वाटसन का मानना था कि चिंतन और कुछ नहीं बल्कि उपरमुख, ऑप्शन नंबर ए है उपमुखर बातचीत का मुख भाषण है। ऑप्शन नंबर बी है छवि हेर फेर है। ऑप्शन नंबर सी है अचेतन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है स्कीमा का सक्रिय होना। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से साथियों करेक्ट होगा। देखिए 33 क्वेश्चन में वाटसन ने चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रिया को व्यवहारवादी रूप दिया है साथियों, और उन्होंने कहा कि सोचना वास्तव में अपने आप से ही की जाने वाली धीमी या मूक बातचीत है, जिससे हमारी क्या होती है, ओकल कार्ड्स की सूक्ष्म गति होती है साथियों। क्या होती है, ओकल कार्ड्स की सूक्ष्म गति होती है, जिसे आप क्या कह सकते हो, उपमुखर बातचीत या मुख भाषण भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवहारवाद के जन्म के समय मानव शिशु को किस रूप में देखता है? प्रवृत्तियों का बंडल, कोरी पट्टी यानी खाली स्लेट, अनुवांशिक खाका या पूर्व प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। तो मैंने अभी बताया था साथियों, टेबुला रासा, कोरी पट्टी यानी खाली स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट। ठीक है साथियों, तो ये आपको नाम पूरे याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों,
करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जॉन लॉक ने क्या किया था, छोटे बच्चों को क्या कहा था, टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट या खाली स्लेट को व्यवहारवादियों ने आगे बढ़ाया। उनके अनुसार जन्म के समय बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता है और क्या करता है, वो व्यवहारवादी थे। कौन, जॉन लॉक और जेबी वाटसन। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक कोरी स्लेट होता है और वो क्या करता है, अपने अनुभव और पर्यावरण पर भी अपनी इबारत को लिखते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, जेबी वाटसन ने तर्क दिया था कि चेतना जैसी व्यक्तिपरक आवश्यकताओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे हैं अस्तित्वहीन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है सीधे अवलोकन योग्य एवं सत्यापन योग्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी है जीन द्वारा नियंत्रित। ऑप्शन नंबर डी है अस्तित्व के लिए महत्वहीन। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा साथियों। देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके मैं रीजन भी बता देता हूँ। देखिए वाटसन विज्ञान की शुद्धता पर जोर देते थे, चूँकि चेतना जो आपका कॉन्शियस या मन को बाहर से ना तो देखा जा सकता है और ना ही लैंप से मापा जा सकता है, इसलिए इसे मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, सीधे अवलोकन योग्य या सत्यापन योग्य नहीं। तो साथियों देखिए इनके कहने का मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वाटसन ने विज्ञान की शुद्धता पर जोर दिया है, चूँकि चेतना को ना तो बाहर से देखा जा सकता है ना तो अंदर से ही देखा जा सकता साथियों, और इसे मापा भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इसे मनोविज्ञान क्षेत्र से बाहर रखा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध लिटिल अल्बर्ट अध्ययन में जेबी वाटसन के साथ किया प्रयोगकर्ता ने काम किया था, मैरी कबर जोन्स या रोजिल रेनर, अन्ना फ्राइड या कैरेन हार्नी। तो आप लोगों को बताना है कि जो 11 साल का बच्चा लिटिल अल्बर्ट ने इन्होंने वाइट चूहे के साथ जो प्रयोग किया था उसमें इनके साथ देने वाले कौन थे। तो मैंने चारों ऑप्शन को पढ़ दिया साथियों, आप लोगों को बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है रोजिल रेनर इनके क्या थे, साथी थे। देखिए लिटिल अल्बर्ट का यह प्रसिद्ध प्रयोग जेबी वाटसन और उनकी सहायक शोधकर्ता रोजिल रेनर द्वारा संयुक्त वर्ष में 1920 में क्या किया गया था। तो साथियों क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जो अधिगम को क्या करता साथियों, अधिगम को यांत्रिक आदत के रूप में मानती है, वह है मानवतावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद या रचनावाद। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारवाद। देखिए व्यवहारवाद अधिगम जो आपका होता है मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया नहीं मानता है, बल्कि यह मानता है कि बार बार उद्दीपन और अनुक्रिया के दोहराव से एक यांत्रिक आदत यानी आपका मैकेनिकल हैबिट बन जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं साथियों। अधिगम पर वाटसन का दृष्टिकोण किस प्रकार से जोर देती है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि और समझ, पर्यावरणीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक मानचित्र या अवलोकनात्मक मॉडलिंग। तो आपको बताना है कि वाटसन का अधिगम पर किस दृष्टिकोण पर जोर देता है। आपके चार ऑप्शन मैंने पढ़ दिए साथियों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्यावरणीय अनुबंधन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। वाटसन के अनुसार साथियों अधिगम पूरी तरह से बाहरी वातावरण में किए जाने वाले अनुबंधन यानी कंडीशनिंग का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। व्यवहार तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक का एक परिचय
1914 की पुस्तक किसने लिखी थी? यानी आप कह सकते हो हु रोट द बुक बिहेवियर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपैरेटिवली साइकोलॉजिकल 1914। तो इसको किसने लिखा है साथियों, आप लोगों को बताना है। B.F. स्किनर, J.B. वाटसन, एडवर्ड टोलमैन या क्लर्क हल्क। तो किसने लिखा था साथियों, आप लोगों को बताना है। देखिए साथियों, जो व्यवहार तुलनात्मक मनोविज्ञान का एक परिचय 1914 में जो पुस्तक लिखी गई थी, इसको J.B. वाटसन महोदय ने लिखा था। किसने लिखा था? J.B. वाटसन महोदय ने लिखा था। इसमें इन्होंने क्या किया था, पशु व्यवहार और मानव व्यवहार को तुलनात्मक अध्ययन को व्यवहारवाद के चश्मे से समझाया था। ठीक है साथियों, कि मनुष्यों की कभी कभी देखिए तुलना पशुओं से की जाती है साथियों, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद।